हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक अकेडमी 2.0 का स्वागत है। तो जूनियर सुपर टेट के लिए जो भी टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है उसी का आगे हम करेंगे आज का नेक्स्ट पार्ट। और इस पार्ट में ना तीन तीन पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे, एक फसल उत्पादन, एक नाइट्रोजन चक्र और रोग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बचे थे वो। तो वीडियो भले ही थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा पर आपके तीनों पार्ट एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। तो वीडियो स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले क्रॉप प्रोडक्शन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, फिर नाइट्रोजन साइकिल से देख लेंगे, उसके बाद रोग से रिलेटेड जो बचे थे वो। तो हमारा 57 नंबर क्वेश्चन है, चावल तथा गेहूं को नामित किया जाता है, ये किस रूप में करेंगे? तो नॉर्मल सा है तो आपको आता है अनाजों के रूप में। क्लियर। नेक्स्ट है आपका, जल्दी देखेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है ना अभी। निम्न में से कौन सी फसल मिट्टी को नाइट्रोजन युक्त बनाती है? तो कौन सी फसल बनाती है? ये बनाती है आपकी चना, क्योंकि दलहनी फसलों में देखो किस तरह से, अभी डिटेल में देखो, ये क्वेश्चन भी आपको करवा चुकी हूँ मैं। दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकारक बैक्टीरिया कौन सा है? ये राइजोबियम। तो राइजोबियम वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन होते हैं उसको किस में बदलते हैं? नाइट्रेट में, जिससे मिट्टी नाइट्रोजन युक्त हो जाती है। तो ये चना दलहनी फसल में कौन सा आएगा? आपका चना, इसलिए बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, फसली पौधों पर खरपतवार के प्रभाव के विषय में नीचे दिए कथनों का अध्ययन करना हो। खरपतवार खेतों में उगाती है ना, जिसमें उसको मारने के लिए दवाई डालते हैं। तो देखो इसमें कौन सा ऑप्शन इससे रिलेटेड होगा? तो ये होगा हमारा, देखो इनमें सही कथन बताने हैं। तो एक तो ये है, कटाई में बाधा उत्पन्न करते हैं, सही बात है। जब फसलों की कटाई होती है तो खरपतवार अगर साथ में होती है तो थोड़ी मुश्किल होती है उसमें कटाई करने में। दूसरा है, पादप की वृद्धि को भी प्रभावित करते हैं, ये भी सही है। और ये फसली पादपों में जल, पोषकों, स्थान एवं प्रकाश के लिए स्पर्धा करते हैं। मतलब अगर जल और जो खाद वगैरह डाली जाती है प्रकाश के लिए भी, तो वो पौधों के साथ साथ क्या होता है, खरपतवार भी ले लेते हैं, इसलिए उनमें कम पहुंच पाता है। तो दोनों के बीच स्पर्धा चलती रहती है। तो हमारा बी सी डी ये सही हो जाएगा। तो ये ऑप्शन किस में? देखो ये हमारा ऑप्शन सी। क्लियर। ये देखो इसकी डिटेल भी लिखी हुई है। खरपतवार ने अवांछित पौधे होते हैं जो फसलों के पौधे के साथ बढ़ते हैं, उनके साथ भोजन, पानी, प्रकाश और स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा कर उनके विकास को प्रभावित करते हैं। नॉर्मल सी बात है, अगर खरपतवार नहीं होगी ना खेतों में, तो हम जो भी खाद पानी लगाएंगे वो केवल पौधों को ही मिलेगा, और ये उगाती हैं तो ये भी उसमें से यूज कर लेते हैं, इसीलिए फसल को नुकसान होता है। और ये कटाई में भी बाधा उत्पन्न करते हैं। खरपतवार को 2,4-D जैसे कैसे हटाएंगे इसे? खरपतवार नाशी का उपयोग करके हटाया जाता है, इस वाले मेडिसिन का यूज करके, 2,4-D का। क्लियर। नेक्स्ट देखो, ये बोला कि मान लीजिए आप एक किसान हैं और उस क्षेत्र में रहते हैं जहाँ की मृदा मिट्टी कैसी है? काली है। ये तो आपके क्षेत्र की जलवायु उष्ण है यानी शुष्क है, और आप अपने खेतों में रेशे प्रदान करने वाले पौधे उगाना चाहते हैं, तो आप किससे प्राथमिकता देंगे इसमें से? ऑप्शन है हमारे, आप समझ गए होंगे, काली मिट्टी बोलती तो काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा क्या होता है? और रेसे भी चाहिए हमें, तो ये हमारा होता है कपास। क्लियर। और आपको पता है कि काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में, तो वहीं पर सबसे ज़्यादा इसकी खेती होती है कपास की। और कपास को वाइट गोल्ड भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? वाइट गोल्ड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उर्वरकों में उपलब्ध फसलों के लिए पोषक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पोषक। पोषक है तो ये हमारा डी। नाइट्रोजन हेल्प इम्पोर्टेंट होता है, और फास्फोरस और पोटेशियम ये मृदा में डाले जाने पर पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। कौन कौन से? नाइट्रोजन यानी N2, फास्फोरस यानी P, और पोटेशियम यानी K, ये तीनों ही इम्पोर्टेंट होते हैं। नाइट्रोजन उर्वरक में क्या आता है? अमोनियम सल्फेट और अमोनियम नाइट्रेट।
और फास्फेटिक उर्वरक में आता है सुपर फास्फेट। ये पोटास उर्वरक में आता है आपका पोटेशियम सल्फेट और पोटेशियम नाइट्रेट। ये वाली खादें यूज करते हैं क्योंकि ये पौधों की वृद्धि में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट देखो, खरीफ फसलों का समुच्चय चुनना है। तो खरीफ फसलों में क्या होगा आपका, ये होता है धान, मक्का, कपास और सोयाबीन। खरीफ फसलें वो होती हैं जो जून जुलाई में बोई जाती हैं और मानसून के बाद काट ली जाती हैं, जैसे धान, ज्वार, मक्का, कपास। अभी खरीफ की फसलों की सीज़न चल रहा है। सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर अच्छे से याद रखना। एग्जाम्पल के थ्रू पूछ लेगा और कि ये पूछेगा कि खरीफ है या रबी है। तो धान, ज्वार, मक्का, कपास, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर, इसकी मैं ट्रिक भी करवा दूंगी, तो आप देख लीजिएगा। जैसे मैंने जीवाणु बिसाड़ू कवक प्रोटोजा की करवा रखी है, अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो लिंक दे रखा है, उस पर देख लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। अजैविक पादप रोग, नींबू में डाइवैक किसकी कमी से होता है, कॉपर की वजह से, यानी Cu। नींबू में लिटिल लीफ रोग किससे होता है, जस्ता की कमी से, जस्ता यानी जिंक की कमी से। क्लियर। धान में खैरा रोग खूब पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी जिंक की कमी से होता है। चुकंदर में जो हार्ट रॉट रोग होता है वो बोरोन की कमी से होता है, यानी बी। आलू का ब्लैक हार्ट रोग, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत, ये भी ऑक्सीजन की कमी से होता है। और फूल गोभी में जो ब्राउन ब्राउन सा हो जाता है ना, वो किसकी वजह से होता है, बोरोन की वजह से, ये भी बी की वजह से। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छे से। नेक्स्ट देखो, हमारी ये जैविक खाद है, कैसे कैसे बनती है। ये हमारी जैविक खाद में क्या क्या आते हैं जो हम बनाते, गोबर खाद बनाई जाती है। और उर्वरक या रासायनिक खाद, ये यूरिया है। कंपोस्ट की खाद बेकार साग सब्जी, पौधे, पत्तियाँ, इनको सड़ा गला के जो बनता है। और इधर रासायनिक खाद कौन है, अमोनियम सल्फेट, जो मार्केट से लेके आते हैं। नीम की खली, मलमूत्र की खाद, जो गोबर वगैरह इकट्ठा कर लेते हैं, ये जैविक खाद में आती हैं। केंचू से तैयार खाद, बर्मी कंपोस्ट कहते हैं, सब जैविक में। बाकी सुपर फास्फेट, DAP यानी डाई अमोनियम फास्फेट, जिंक सल्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटास, ये सब हमारी रासायनिक खाद है। सूक्ष्म जीवियों से होने वाले कुछ रोग ये और देख लेते हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। देखो, नींबू का सिट्रस कैंकर, ये यार जेंथोमोनास सिट्री की वजह से होता है। आलू का रिंग स्पॉट होता है जेंथोमोनास सोलेनेसिरम। आलू का स्कैब रोग, ये होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबिस से। धान का ब्लाइट भी बहुत पूछा जाता है, ये होता है जेंथोमोनास ओराइजे। ओराइजा सैटाइवा धान का वैज्ञानिक नाम होता है ना, तो उसी से जेंथोमोनास ओराइजी। आलू का मोजेक रॉक, ये भी पूछा जाता है, पोटैटो वायरस 1 से होता है। बंकी टॉप ऑफ बनाना, ये होता है हमारा बनाना वायरस से। आलू का अंगमारी यानी अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये होता है अल्टरनिया सोलेनाई। ये फसलों में, ये पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं सारे जो भी हैं सूक्ष्म जीव। आलू का पछेता अंगमारी रोग यानी लेट ब्लाइट पोटैटो, ये होता है फाइटोप्थेरा इन्फेस्टॉन्स। गेहूं का काला रोग यानी ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, मोस्ट इंपोर्टेंट है, खूब पूछा जाता है। पक्सीनिया ग्रेमिनेस टेट्रिसाई की वजह से होता है ये। गन्ने का लाल सड़न रोग, रेड रॉट ऑफ शुगर कैन, ये होता है कोलेटोट्राइकस फॉल्गेटम। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मूंगफली का टिक्का रोग खूब पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। सार्कोस्पोरा पर्सोनेटा की वजह से होता है। और लास्ट में ये हमारे बच्चे हैं आलू का वाट रोग, ये होता है सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम से। और धान की भूरी पड़ चित्ती यानी ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइज, 1943 में इसकी वजह से बंगाल में अकाल का कारण बना था ये। और ये किसकी वजह से होता है, हेलमेंथोस्पोरियम ओराइजे। क्लियर। ये देखो फसलों के प्रकार दे रखे हैं। रबी फसल, इसकी बुआई होती है हमारी अक्टूबर नवंबर में, कटाई होती है मार्च अप्रैल में। खरीफ का थोड़ा सा उल्टा कर देना। इसमें देखो क्या क्या आता है, गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, अलसी, मसूर, आलू, बरसीम, ये सब आते हैं। इसकी मैं ट्रिक करवा दूंगी। बुआई कब होती है खरीफ की, जून जुलाई में, और कटाई कब होती है अक्टूबर नवंबर। ये आपको बताई थी मैंने अभी। चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, कपास, रागी, अरहर, सोयाबीन, ये सब खरीफ की फसलें हैं। जायद, ये तो आप आराम से कर ले आओगे।
मार्च जुलाई में ये बोई जाती हैं और 1-2 महीने में हो जाती हैं तैयार। इसमें तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, तोरई, हरी सब्जियाँ आती हैं। नकदी फसल क्या होती है? जिसको बेच के व्यापार किया जाता है, तुरंत का तुरंत कैश मिलता है इससे। तो नकदी फसल जैसे गन्ने का बड़ी मात्रा में इनको बेच दिया जाता है। कपास, जूट, चाय, तिलहन, तंबाकू, केला, ये सब नकदी फसल के अंतर्गत आते हैं, तो इसको अच्छे से याद रखना। और देखो इम्पोर्टेंट फसल से रिलेटेड इसमें देखो और देख क्या है। हरित क्रांति का संबंध किससे? खाद्यान्न उत्पादन से है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1966-67 में। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ये क्रांति से रिलेटेड भी मैं करवा चुकी हूँ, वो आप वीडियो देख सकते हैं। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है किस पर? गेहूँ की फसल में। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से। और वर्गीज कुरियन इसके जनक हैं श्वेत क्रांति के, मैं अब बता चुकी हूँ। ये देखो श्वेत क्रांति जनक भी बताया मैंने, वर्गीज कुरियन इंपॉर्टेंट है। 2,4-D अभी आपका आया भी था। ये क्या है? खरपतवार नाशी है, खरपतवार को नष्ट करता है ये। फलीदार लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों की गांठों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, ये क्या है आपका? राइजोबियम कीटनाशक। जैविक कृषि अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? सिक्किम। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हरी खाद वाली फसलों में क्या क्या आता है? हरी खाद फसल में आता है आपका सनई, सनहेम्प, ढेंचा, लोबिया, उड़द, मूंग, ज्वार। गेहूं की किस्में कौन सी? ये भी पूछ लेता है। कल्याण सोना, अर्जुन, सोनालिका, हीरा, पूसा, ये सब गेहूं की किस्में। कल्याण सोना बोलता है किसकी किस्में है? गेहूं, चावल, इस तरह से पूछ लेगा। सफ़ेद सोना किसे कहते हैं? कपास को कहते हैं, अभी आपको बताया था वाइट गोल्ड कहते हैं। अल्फांसो ये कौन सी है? ये आपकी आम की प्रजाति है। बंकी टॉप ये रोग किससे संबंधित है? केले से। धान की किस्में, अभी गेहूं की थी, अब किसकी है? धान की। जया, पद्मा, पंकज, जमुना, साबरमती, ताइचुंग 65, ये सब धान की हैं। और धान के खेत में जैव उर्वरक के तौर पर सर्वाधिक उपयुक्त जैव उर्वरक कौन सा? ये आपका एजोला। और धान के खेत में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? मीथेन, CH4 पूछा जाता है बहुत, याद रखना। सिंचाई के आधुनिक तरीके क्या हैं? छिड़काव तंत्र, ये सारे आपके ड्रिप, ये सब सिंचाई के आधुनिक तरीके हैं जो अब किए जा रहे हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आगे का। निम्न में से कौन ट्रांसजेनिक फसल का एक उदाहरण नहीं है? तो ये हमारा बी, पालक। पालक क्या होता है? अमरथेंसी कुल का पौधा है ये हमारा, जिसकी पत्तियां व तने शाक के रूप में पाए जाते हैं। पालक में खनिज, लवण और विटामिन पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। बाकी ये तीनों ट्रांसजेनिक फसल हैं। नेक्स्ट है हमारा सागरीय कृषि से आपका क्या अभिप्राय है? ऑप्शन A, B, C, D में से कौन सा होगा? नेक्स्ट है सागरीय कृषि से आपका क्या अभिप्राय है? तो ऑप्शन A, B, C, D में से कौन सा होगा? ये होगा हमारा D, सभी। मत्स्य पालन की एक विशेष शाखा है। सागरीय पौधों एवं जंतुओं की कृषि से संबंध है और ये उन जल स्थानों से संबंधित है जो ज्वार प्रभावित है, ज्वार से। ये इसकी डिटेल दे रखी है। मॉरीकल्चर एक जलीय कृषि की एक विशेष शाखा है जिसमें खुले समुद्र में भोजन, अन्य उत्पादों के लिए समुद्री जीवों की खेती होती है। इसमें क्या होता है? टैंक या तालाब में होते हैं ये समुद्र में, जो समुद्री जल से भरे रहते हैं। ये कृषि उन स्थानों से संबंधित है जहाँ पे ज्वार से प्रभावित होते हैं, जहाँ पे ज्वार भाटा वगैरह आते हैं, वहाँ पे ये यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता क्या है? तो ये क्या होता है? पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना, ये हो जाता है मिश्रित खेती। 65 का C। नेक्स्ट देखो गहन निर्वाह कृषि क्षेत्र से केंद्रित है, किस क्षेत्र में केंद्रित है? तो ये B, मुख्य नदी, घाटियाँ और डेल्टा जैसे गंगा में। ये इसकी डिटेल दे रखी है, ये कुछ ज़्यादा खास इंपोर्टेंट नहीं। नेक्स्ट देखो भूमध्य सागरीय कृषि, तो ऑप्शन A, B, C, D में से कौन सा होगा? ये होगा हमारा ऑप्शन B, अंगूर, जैतून, संतरे और अंजीर के लिए प्रसिद्ध है भूमध्य सागरीय कृषि।
डिटेल में देखो, भूमध्यसागरीय कृषि विशिष्ट जलवायु पर निर्भर करती है। यहाँ पर वर्षा शीत ऋतु में भी होती रहती है और ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, ये शुष्क हो जाती है यहाँ की जलवायु। सबसे बड़ा क्षेत्र भूमध्य सागर के तटीय भागों में, अन्य क्षेत्रों में संयुक्त राज्य अमेरिका का भूमध्य व दक्षिणी क्षेत्र में, और मध्य में चिली, ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में। ये कुछ खास नहीं है, बस यहाँ से इम्पोर्टेंट रखना कि यहाँ पर प्राकृतिक प्रदेश फलोद्यान कृषि के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। रसदार फल यहाँ की कृषि की प्रमुख विशेषता, कहाँ की, भूमध्य सागरीय की। चेरी, अनानास, अंगूर, संतरा, अंजीर, जैतून, अखरोट, ये यहाँ की मुख्य फसलें हैं। मुख्य फसलें याद रखना ये। नेक्स्ट देखो, कौन सी मिट्टी चाय बागवानी के लिए उपयुक्त है? तो ये कौन सी होगी, हमारी अम्लीय। अम्लीय मान इसका कितना होता है, पीएच मान, ये होता है हमारा 4 से लेकर 6 तक। 7 से कम है तो क्या होगा, अम्लीय ही होगा। इसमें क्या होता है, मिट्टी में कैल्शियम की मात्रा कम होती है परंतु मैग्नीज की अधिक होती है। और चाय की खेती के लिए क्या हुई है, जलवायु गर्म होनी चाहिए, शुष्क होनी चाहिए। इसकी जड़ों में वर्षा का पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। और ये मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, असम में, पश्चिम बंगाल में, केरल में, तमिलनाडु में और उत्तराखंड में पाई जाती है। याद रखना, तो कैसी मिट्टी उपयोगी होती है, अम्लीय। क्लियर। 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर उसके बाद करेंगे नाइट्रोजन चक्र का। ये है हमारा टांग्या कृषि जहाँ की जाती है वह क्या है हमारा, ये है हमारा म्यांमार। टांग्या को तंग्या भी कहते हैं। ये म्यांमार की स्थानांतरित कृषि है। स्थानांतरित का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाके भी कर लेते हैं ऐसे। फिलीपींस में चियनागन, उत्तरी पूर्वी भारत में जूम, जिसे जूम खेती के नाम से भी जाना जाता है। ब्राज़ील में रोका कहते हैं, वियतनाम में रेत, थाईलैंड में तमरा, ये अलग अलग नाम है। इंडोनेशिया में लादांग कृषि कहते हैं, मलेशिया में लैडान, राजस्थान में बालरा के नाम से जानी जाती है, चिमाता, केरल में ओनम, ओडम से याद रखना, आंध्र प्रदेश व उड़ीसा में पोडू। तो ये होगी आपकी इसका ए। तो टांग्या, टांग्या आपको बता दिया म्यांमार में, इसके अलग अलग नेम है, ये अलग अलग है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और फसल से रिलेटेड आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, कौन स्थानांतरणशील कृषि का प्रकार नहीं है? तो ये हमारा है आपका फेजेंडा। बाकी ये तीनों स्थानांतरित फसल हैं। ये फेजेंडा क्या है, ये फेजेंडा ये है कि ब्राज़ील में जो चाय के जो उत्पादन होता है ना, चाय के बागों को फेजेंडा के नाम से जाना जाता है, पूछा जाता है। तो फेजेंडा क्या है, ये ब्राज़ील में बोलते हैं। जो कहवा होता है ना चाय, इसके बड़े बड़े उत्पादन होते हैं, इनके जो बाग होते हैं ना, उनको फेजेंडा नाम दिया गया है। क्लियर। अब देख लेते हैं नाइट्रोजन चक्र से रिलेटेड क्वेश्चन। पहले इसके बारे में देखते हैं। भूमि तथा पौधों में विभिन्न विधियों द्वारा वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का नाइट्रोजनी यौगिक के रूप में स्थिरीकरण और उनके पुनः स्वतंत्र नाइट्रोजन में परिवर्तित होने का अनवरत प्रक्रम नाइट्रोजन चक्र कहलाता है। इस तरह से वायुमंडल में जो भी नाइट्रोजन मिलती है वो भूमि में पौधों ने यूज कर ली, फिर पौधों से फिर से यूज होगी जंतुओं के द्वारा, जंतु पौधे खाते हैं तो फिर उत्सर्जन करते हैं। इस तरह से ये प्रक्रम चलता रहता है। नाइट्रोजन को अपने निष्क्रिय एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूलर फॉर्म यानी नाइट्रोजन से एक सक्रिय रूप में परिवर्तित किया जाता है और ये जैविक प्रक्रिया में उपयोगी होती है। सबसे ज़्यादा ये दलहनी फसलों में पाई जाती है नाइट्रोजन। और वायुमंडल में अगर आपसे पूछा जाए कौन सी गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है तो नाइट्रोजन। कितने परसेंट? 78% सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन ही पाई जाती है। उसके बाद ऑक्सीजन का परसेंट कितना है? 21। और CO2 का कितना है? 0.03। ये परसेंटेज पूछे जाते हैं तो याद रखना। अब देख लेते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसमें 3 इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो देख लेते हैं। फर्स्ट है कि नाइट्रोजन को मानव निर्मित प्रक्रियाओं के माध्यम से भी तय किया जाता है। सेकेंड है हमारा नाइट्रिफिकेशन। कुछ पौधों द्वारा अमोनिया का उपयोग किया जाता है परंतु अधिकांश जो नाइट्रोजन होती है उसको जीवाणु द्वारा नाइट्रेट और नाइट्राइट में परिवर्तित कर दिया जाता है। ये कहलाता है हमारा नाइट्रिफिकेशन। ये कई जीवों के लिए जहरीला होता है, इस प्रक्रिया को नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा एसिमिलेशन। इस प्रक्रिया में नाइट्रोजन यौगिक जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया और अमोनियम पौधे द्वारा मिट्टी से उठाए जाते हैं जिन्हें पौधे और पशु द्वारा प्रोटीन के गठन में उपयोग किया जाता है। और लास्ट प्रोसेस है अमोनिफिकेशन। इसमें क्या होता है,
जब पौधे या जानवर मर जाते हैं तब जानवर अपशिष्ट उत्सर्जित करते हैं। ऑर्गेनिक पदार्थ में नाइट्रोजन फिर से मिट्टी में प्रवेश कर जाता है। उनकी डेड बॉडी जब पड़ी रहती है ज़मीन में तो फिर से नाइट्रोजन मिट्टी में प्रवेश कर जाता है, जहाँ सूक्ष्मजीव द्वारा तोड़ दिया जाता है। तो ये डिकम्पोजिशन अमोनिया उत्पन्न करता है और जो अन्य जैविक प्रक्रियाओं के लिए उपलब्ध होता है। अब इससे रिलेटेड देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव। एक पॉइंट और आएगा डीनाइट्रिफिकेशन। ये क्या होता है? इस प्रक्रिया में नाइट्रोजन बाष्पीकरण नामक प्रक्रिया के माध्यम से वायुमंडल में वापस आ जाता है, जिसमें नाइट्रेट को गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तित कर दिया जाता है। डीनाइट्रिफिकेशन मुख्य रूप से गीली मिट्टी में होता है, जहां पानी सूक्ष्म जीवों को ऑक्सीजन प्राप्त करना मुश्किल बनाता है। इन परिस्थितियों में क्या होता है? कुछ जीवों को डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्रोजन गैस को उपज के रूप में छोड़कर ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए नाइट्रेट संसाधित करते हैं। और नाइट्रोजन साइकिल देख लेते हैं किस तरह से नाइट्रोजन चक्र चलता रहता है। ये देखो, ये मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिक है, पौधे द्वारा इनका अवशोषण होता है और एक तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। उसके बाद जीवाणु द्वारा स्थित नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित किया जाता है। फिर वहाँ से वायुमंडलीय का जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण होता है। फिर ये वायुमंडल में चला जाता है। उसके बाद फिर से जो मिट्टी से जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन के यौगिक को गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तित किया जाता है। और इधर से देखो वायुमंडल नाइट्रोजन भी यूज हो रही है। सिंपल से रखो, पौधे मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन की यौगिक पौधे द्वारा अवशोषण होता है। फिर पौधों को जंतु जब खा लेते हैं फिर उत्सर्जन के द्वारा इसको निकाल देते हैं। उत्सर्जन के द्वारा या फिर जीवों की मृत्यु हो जाती है तो इससे नाइट्रोजन अवशिष्ट बाहर निकलते हैं और फिर से ये मिट्टी में मिल जाते हैं। तो इस तरह से प्रक्रिया पूरी चलती रहती है नाइट्रोजन की। निम्न में से कौन नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? नाइट्रोजन उर्वरक कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन डी, सुपरफॉस्फेट नहीं है। डिटेल में देख लेते हैं। सुपरफॉस्फेट एक फॉस्फेटिक उर्वरक है, जबकि अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट और यूरिया जो ऑप्शन में दिए हुए हैं ना, ये सब क्या है? नाइट्रोजन उर्वरक है। तो इन उर्वरकों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की मतलब पोटेशियम, इनकी पूर्ति के लिए मृदा में डाले जाते हैं। पौधों की वृद्धि और पोषण के लिए आवश्यक तत्वों की पूर्ति उर्वरक का प्रयोग करके की जाती है। यूरिया का रासायनिक सूत्र मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। तो ये हमारा डी, NH2 का होल ट्वाइज और CO। और ये एक रासायनिक उर्वरक है जो फसलों को नाइट्रोजन की पूर्ति करता है और नाइट्रोजन 46% होता है इसमें। और ये पहला कार्बनिक यौगिक है जो प्रयोगशाला में बनाया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है ये। आपसे पूछा जाए कि प्रयोगशाला में सबसे पहला यौगिक कौन सा बनाया गया, तो यही बनाया गया था आपका यूरिया। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, NH2.CO NH2, इस तरह से भी लिख सकते हैं। NH2 दो बार आ रहा है तो इसीलिए इसने कैसे लिख दिया, NH2 का होल ट्वाइस और CO। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, कैसे भी वो दे दे। क्लियर? और ये देख लेते हैं, वायुमंडल में नाइट्रोजन को विलय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। कौन करता है? ये राइजोबियम, जो दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है। ये क्या करता है? ये वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन को होता है वो किस में बदलता है? नाइट्रेट में बदल देता है, राइजोबियम। क्लियर? तो इस तरह से आपका नाइट्रोजन साइकिल हो गया। अब जो मैंने आपको पार्ट 1 कराया था ना, भोजन स्वच्छता एवं रोग, उसमें कुछ क्वेश्चन रोग से रिलेटेड मिस हो रहे थे, वो मैं इसी में आगे ले रही हूँ। ये रहा रोग से रिलेटेड। 36 तक मैंने आपको पार्ट 1 में करा दिए थे, उसमें ये मिस हो रहे थे, वो इंपॉर्टेंट लगे इसलिए मैं इसमें बोल दे रही हूँ। ये वाले क्वेश्चन कौन कौन से बता दे रही हूँ। अगर एक व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित है तो व्यक्ति में कमी है, रिकेट्स मतलब सूखा रोग, तो विटामिन डी। और विटामिन डी का स्रोत क्या होता है? स्रोत सूर्य का प्रकाश सबसे ज़्यादा है, ये हमें सूर्य से ही मिलती है विटामिन डी। इनमें से कौन सा सामान्यतः चूहा यानी पिस्सू से संक्रमित होता है? ये हमारा प्लेग। और ये मैं आपको डिटेल में बता चुकी थी। चूहे नामक ये पास्चुरेला पेस्टिस जीवाणु से फैलता है चूहे द्वारा। तो ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट यहाँ से देखो, एबोला मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये एबोला क्या है वो पूछा जाता है। पश्चिमी अफ्रीका में एक सीमित विषाणु रोग है, इसकी डिटेल देख लेते हैं। ये वर्ष 2014 में पश्चिमी अफ्रीका में पहली बार पाया गया था। इस रोग की पहचान सर्वप्रथम उस क्षेत्र में एबोला नदी के पास हुई थी, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? एबोला। ठीक है, एबोला नदी के पास इसकी खोज हुई थी एक गांव में।
इबोला एक ऐसा रोग है जो मरीज के संपर्क में आने से फैलता है, मतलब ये एक व्यक्ति में है तो दूसरे में भी हो सकता है, हो जाता है आराम से। तो टाइफाइड, कॉलरा, बुखार, मांसपेशियों में ये दर्द होता है, इस तरह के ये लक्षण है इसके। पीला किससे संबंधित रोग है? ये वायरस जनित रोग होता है और ये किसको प्रभावित करता है? ये हमारा यकृत, लिवर को। क्लियर? ज़्यादा नहीं, बस थोड़े से बचे थे, वो जल्दी जल्दी भी हो जाए। नेक्स्ट है हमारा रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता का लक्षण क्या है? ये हमारा है गठिया रोग। इसमें क्या होता है कि यूरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है और बड़ी मात्रा क्लिष्ट के रूप में जोड़ों, कंडराओं तथा आसपास के ऊतकों पर जमा हो जाती है। जमा होने से इसमें क्या होता है? हड्डियों में दर्द हो जाता है, इसीलिए इसको गठिया रोग कहते हैं। गठिया एक बीमारी है जो प्रभावित करती है, अभी आपको बताया था कि जोड़ में इकट्ठे हो जाते हैं, जो हड्डी के जॉइंट होते हैं वहाँ पर यूरिक अम्ल की अधिक मात्रा से वो जमा होता रहता है, वहीं पेन होने लगता है। तो किससे प्रभावित होता है? ये जोड़ से। क्लियर? नेक्स्ट है मनुष्य में रोग संचारित करने वाले कीटों को क्या कहते हैं? ये कहते हैं रोगाणु वाहक, जो एक दूसरे से फैलाने में हेल्प करते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे में। देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है बहुत, जल से बह किस रोग का लक्षण है? ये आपका रेबीज। मैंने आपको बताया था कि इसमें पानी से डर लगता है अगर व्यक्ति को रोग हो जाए, इसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं या रेबीज। ये पागल कुत्ता कोई काट ले, भेड़िया, लोमड़ी, बिल्ली, बंदर, इनके सभी से हो जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा ये है कि किसको प्रभावित करता है? केंद्र के तंत्र को प्रभावित करता है और ये वायरस जनित रोग है। अगर पूछा जाए रेबीज कैसा है? वायरस जनित। क्लियर? नेक्स्ट, ये भी मैं आपको करवा चुकी थी, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग। रतौंधी आपका ए से होता है, विटामिन ए की कमी से, स्कर्वी सी की कमी से, बेरी बी की कमी से, बचा क्या? क्वाशियोरकर, ये हमारा प्रोटीन की कमी से होता है। डेंगू बुखार एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय रोग है जो डेंगू विषाणु से होता है। इसको क्या कहा जाता है? हड्डी तोड़ बुखार। और ये एडिज इजिप्टी, इडिन एल्बोपेक्टिस और क्यूलेक्स फटिंगन्सस नामक मच्छर संचारित करते हैं। इस रोग में अचानक तेज बुखार आता है, चेहरे पर चित्तियाँ मतलब चकते निकल आते हैं और आंखों और जोड़ों में बहुत जोरों से दर्द होता है। नेक्स्ट हमारे यदि कोई कैंसर से पीड़ित तो उसे किसे दिखाना चाहिए? तो ये दिखाना चाहिए अबुर्द विशेषज्ञ को। अपूर्व विशेषज्ञ को क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजिस्ट, ऐसे भी पूछ सकता है, और अबूर्द विशेषज्ञ दे तब भी यही है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ल्यूकेमिया, एक प्रकार का मानव रोग है। ये होता है फर्स्ट, सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है, यानी WBC। इसमें कोशिकाओं का अनियमित रूप से विभाजन होता है और अनियंत्रित होता है, इसी को कैंसर कहा जाता है। यह अनियंत्रित विभाजन द्वारा एक ट्यूमर का निर्माण हो जाता है जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। कैंसर के और प्रकार देखो, कार्सिनोमा एपिथेलियल कोशिकाओं का कैंसर होता है, लिम्फोमा ये लिम्फोसाइट का कैंसर है, सार्कोमा संयोजक का कैंसर और लिपोमा एडियोजूतक का कैंसर, ये सभी कैंसर के नाम हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा तीव्र जठरांत संबंधी संक्रमण पैदा करने वाला जल जनित रोग? ये भी आपको पता है, हैजा, इसे कॉलरा भी कहते हैं और ये विब्रियो कॉलरी नामक जीवाणु से होता है। डिटेल में आपको बता ही चुकी हूँ। नेक्स्ट देखो इम्पोर्टेंट है ये भी, एलिसा निम्न में से क्या है? ABCD में से क्या होगा ये? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इससे क्या होता है? एलिसा परीक्षण ये आता है एड्स का पता लगाने के लिए। एड्स की फुल फॉर्म क्या थी? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्लियर? नेक्स्ट देखो, चमगादड़ न्यूक्लियस में से किस रोग के रोगाणुओं का प्राकृतिक पोषक है? ये एबोला बुखार का। चमगादड़ और बंदर ये एबोला बुखार के रोगाणुओं के प्राकृतिक पोषक है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से समानता का पता लगाना है। कॉमन कोल्ड, रिंग वर्म और कंजक्टिविटी और हुपिंग कफ, ये सब क्या है? इनमें आपको समानता का पता लगाना है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर।
ये हो जाएगा सभी संक्रामक हैं, मतलब एक दूसरे से फैल जाते हैं। इसको जुकाम कहा जाता है। ये दाद है हमारी, ठीक है। और ये कंजक्टिविटी, इसमें आमतौर पर आँख आना, इससे ये वाला रोग क्या है, आँखें आ जाती हैं, इससे रेड रेड हो जाती है, एलर्जी हो जाती है, धूल मिट्टी से खुजली होने लगती है। और जो हुपिंग कफ है इसको काली खांसी कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को बहुत तेज खांसी आती है। क्लियर। तो ये सभी संक्रामक हैं, एक व्यक्ति से दूसरे में फैल जाते हैं, ये इसकी समानता है। बस एक दो और बच गए क्वेश्चन। आमतौर पर वर्दांतता क्या है, तो ये भी आपको बता चुकी है। एक आनुवंशिक प्रकृति है, इसमें व्यक्ति लाल और हरे रंग का पहचान नहीं कर पाता है। 54, एपिडेमियोलॉजी क्या है, ABCD में से ये होगा हमारा एज, राइट आंसर। बड़ी आबादी में रोग का घटना और उसका प्रसार, इसका अध्ययन कहलाता है एपिडेमियोलॉजी। 55 नंबर, निम्न में से कौन सा कृमि हाथी पाँव का कारण है, तो ये हमारा फाइलेरियल वर्म्स। ये मैं आपको बता चुकी, इसमें पैर बहुत मोटा हो जाता है, ये करवा चुकी हूँ, ये इसकी डिटेल दे रखी है। क्यूलेक्स मच्छर से इसका वाहक होता है, इसको याद रखना, क्यूलेक्स मच्छर इसका वाहक होता है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है, यौन संक्रमित बीमारी नहीं है, तो ये है आपका कैंडिडियोसिस। ये फंगस है, मतलब कवक से होता है, ये फंगस डिसीज है। बाकी ये तीनों यौन संक्रमित बीमारी हैं। सी हमारा नहीं है। क्लियर। तो इस तरह से वीडियो थोड़ा लॉन्ग जरूर होगा, पर आपके 3 टॉपिक कंप्लीट हो गए पूरी तरीके से। बाकी का करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।